हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम का जो है ज्योग्राफी का कंटेंट डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन के पैरामीटर्स को समझेंगे। अब पहला क्वेश्चन कहता है ओशंस आर स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, राइट अ शॉर्ट नोट। अब 125 शब्दों में जो है इसका आंसर लिखा जाना चाहिए, राइट। अब यहां पे फोकस क्या होगा? पहला फोकस होगा कि आप रिसोर्सेज जो है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को लिस्ट डाउन कीजिए। आप बता सकते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज होंगे, राइट। हम मिनरल रिसोर्सेज में भी जो इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्पल आप जरूर दें, राइट। एग्जाम्पल्स आपके आंसर को एनरिच करेंगे। तो आप बताइए, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं, गैस हाइड्रेट्स भी मिलते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ओशंस में टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज करके हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को रेफर कर सकते हैं। ऑयल एंड गैसेस की भी हम यहां बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, राइट। रशिया के पास सखालिन रिजर्व, पर्शियन गल्फ। ट्रांसपोर्टेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वहां पे एग्जांपल दीजिए, सुएज कनाल, पनामा कनाल। एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओशन रिसोर्सेज में बायोडाइवर्सिटी, सी ग्रास, केल्प्स, कोरल रीफ्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोरल रीफ्स तो आप देखेंगे ये जो है कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को भी फैसिलिटेट करेंगे, है ना। ऑस्ट्रेलिया के पास आप देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, कितना ज्यादा वहां पे टूरिज्म भी अपने आप में प्रचलित है। अगेन आप फिशरीज को एज ए इंडस्ट्री लिखना चाहते हैं, आप लिखिए जापान के कोस्ट के पास, न्यू फाउंडलैंड के पास बेस्ट फिशिंग इंडस्ट्रीज जो है पाई जाती है, राइट। तो पॉइंटर्स और एग्जाम्पल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल्स रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंटेंट जो है अधूरा रह जाता है। एक चीज जो और हो सकती है, एक वर्ल्ड का मैप बनाया जा सकता है, वहां पे इनमें से कुछ चीजों को मेंशन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है जापान कोस्ट में मेंशन कर सकते हैं कि ओवाशियो कुरोशियो करंट मिलेगी, बेस्ट फिशिंग जोन, है ना। जहां पे भी वार्म और कोल्ड करंट मिलती है वो बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। तो फिशिंग इंडस्ट्री भी देखा गया है वहां बहुत बढ़िया रहती है। सिमिलरली लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम का जो जोन है यहाँ पे, न्यू फाउंडलैंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पर्शियन गल्फ को बता सकते हैं, आप यहाँ पे सुएज कनाल को मार्क कर सकते हैं, राइट। सखालिन को मार्क किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप और ज्यादा एग्जांपल्स दिखाना चाहते हैं, आप चाहें तो इंडिया के पास जो है आप गल्फ ऑफ खंबात में जो टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल है उसकी बात कर सकते हैं। थोड़ा फारफेच्ड है लेकिन किया जा सकता है। द पॉइंट बीइंग कि यू हैव 125 वर्ड्स, राइट। अब जो लर्निंग होती है यहां पे कि शब्दों को कम करना इज नॉट द की, बहुत सारे कंटेंट को कम शब्दों में बताना इज द की। तो कंटेंट की कमी जो है आपने नहीं करनी, जहां तक हो सके ज्यादा हेडिंग्स में डिवाइड करके उतने ही एग्जांपल्स देने। और ज्योग्राफी में तो जहां तक हो सके डायग्राम, मैप जरूर बना के आने, आपका आंसर बहुत ही बढ़िया एनरिच होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको 125 वर्ड्स में लिखना है। सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। अब यहां पे हमें पता है कि सॉइल प्रोफाइल बेसिकली वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सॉइल होराइजन्स को कह रहा है। कंटेंट एनरिचमेंट क्या होगा जब आप होराइजन्स को बना के आएंगे, राइट। अब यहां पे आप देख सकते हैं टॉप सॉइल, फिर जहां पे लीचिंग होती है एलुविएशन लेयर, सब सॉइल जहां पे मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद आप पेरेंट रॉक पे आइए कि जो पेरेंट रॉक है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम डेक्कन प्लाटू की बात कर लें तो वहां पे आप देखेंगे इग्नियस रॉक्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है। तो वहां पे ब्लैक सॉइल का रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे एवरी लेयर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, है ना। आप टॉप सॉइल की बात करेंगे, इल्यूविएशन लेयर की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी किस तरह से है इन द सॉइल। अकॉर्डिंगली आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। अगर आप कुछ एक्सटर्नल जो है न्यूट्रिएंट्स ऐड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। इन्हीं लेयर से आपको पता लगता है वाटर रिटेंशन कितनी है। तो मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल एज पर द क्रॉप दैट इज सपोज्ड टू बी ग्रोन देयर वो की जा सकती है। पेरेंट रॉक का बहुत ही बड़ा रोल है ना। डेक्कन प्लाटू का आप यहां पे एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, कि इग्नियस रॉक्स है, वहां पे आप ब्लैक सॉइल दे सकते हैं, आइडियल फॉर कॉटन है, राइट। फिर बेस्ड ऑन द डिपॉजिटेड मिनरल्स, आपकी सॉइल में जो है डिफरेंट मिनरल्स की अवेलेबिलिटी भी रहती है। तो बेस्ड ऑन जो भी मिनरल डेफिशिएंसी है, जो भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, दैट कैन बी एडेड, है ना।
फिर सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सिल्ट, क्ले, सैंड, ये भी डिपेंड करेगा, राइट। और बेस्ड ऑन दिस एग्रीकल्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, जब हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करते हैं ना, और जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ टुवर्ड्स राजस्थान बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे सैंड कंटेंट आपका इंक्रीज होता जाएगा। तभी तो आप देखो कि फसलें जो है, अगर हम ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में देखेंगे, है ना, उत्तर प्रदेश वाले रीजन्स में, बिहार वाले रीजन्स में बहुत बढ़िया होगी। पर वहीं आप जब वेस्ट की तरफ जाते जाओगे, राजस्थान की तरफ, वेजिटेशन कम होती जाएगी, लैंड की फर्टिलिटी कम होती जाएगी क्योंकि सैंड कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। प्लस आपको सॉइल प्रोफाइल से पीएच पता लग सकता है, सॉइल एसिडिक है, बेसिक है, क्या आपको कंटेंट ऐड करना है, इरोजन कितना हुआ है, व्हाट आर द लैंड यूज प्लानिंग स्टेप्स दैट शुड बी टेकन, सभी कुछ जो है हमें सॉइल प्रोफाइल से काफी क्लैरिटी जो है मिलती है। और आप देखिए इरोजन की अगर हम बात करें तो चंबल रिवाइंस में हमें पता है गली इरोजन कितना ज्यादा है, तो नेसेसरी स्टेप्स कैन बी टेकन। तो एक जो है ब्रॉडर स्ट्रक्चर आप जरूर बनाएं, लेकिन डू रिमेंबर कि आपको ये डायग्राम जरूर बना के आना है। यहां पर जो है एक जो आप कंटेंट एनरिचमेंट पॉइंट दे सकते हैं, आप काउंटर पॉइंट भी दीजिए कि यस वी अग्री कि सॉइल प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर आप लिखिए कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि लैंड डिग्रेडेशन के हिसाब से लैंड यूज प्लानिंग टेक्निक्स भी उतनी ही एफिशिएंट हो। यदि वो एफिशिएंट नहीं रहेंगी तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हमें सॉइल प्रोफाइल के बारे में क्या नॉलेज है, शायद उस लैंड को रिक्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा कोई काउंटर पॉइंट जो है कंक्लूजन में दे देते हैं तो आपका आंसर जो है और एनरिच हो जाता है। तो इन्हीं चीजों का आपको जो है वहां पे ध्यान रखना है, एंड एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 125 वर्ड्स। अब 9 नंबर चैनल और उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है कही है, राइट। अब यहां पे ध्यान देना कि ये जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स और मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना जरूरी है कि इसकी पोजीशन क्या है। अब यहीं से इसकी सिग्निफिकेंस देख लीजिए, जो भी आपको टूवर्ड्स यूरोप, टूवर्ड्स अफ्रीका भेजना है, राइट, ट्रेड एंड कमर्स, मर्चेंट शिपिंग, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्लस आप देखिए ये इंडियन ओशन रीजन की बात कर रहे हैं। इंडिया तो हमेशा ही इंडियन ओशन रीजन पे वर्चस्व बनाने की बात करता है, तो डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी के लिए भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और आप देखोगे ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए भी इसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस रहेगा, राइट। कंक्लूजन में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंस नहीं है, बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से भी जो कोरल रीफ अटोल्स हैं ये भी इसका एक एडिशनल सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आप एक ब्रॉडर मैप बना सकते हैं वर्ल्ड का, और आप रूट्स भी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपको अफ्रीका या यूरोप कुछ भेजना है, सो दिस कैन बी अ रूट, राइट। इंडियन ओशन में इंडिया का वर्चस्व दिखाने के लिए आप डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि की जा सकती हैं, राइट। अगर जो है डिजास्टर रिलीफ के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स याद आते हैं, करंट एस्पेक्ट याद आते हैं, आप उनके भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, राइट। तो अगेन जैसे मैंने कहा 125 शब्दों में मैक्सिमम कंटेंट हमें जो यहां पे है ड्रॉप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे 200 शब्दों वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट। अब देखिए यहां पे ना एक चीज है, क्वेश्चन कहता है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एल नीनो एंड साउथ ईस्ट मॉनसून इन इंडिया और उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर में। अब यहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा डाउट था कि यहां पे साउथ वेस्ट होना चाहिए, इसी का जब पेपर में हिंदी वर्जन आप देखेंगे तो वहां पे दक्षिण पश्चिमी मॉनसून लिखा है, राइट। सो दिस शुड बी साउथ वेस्ट। हिंदी वर्जन में आप चेक कीजिए दक्षिण पश्चिमी मॉनसून लिखा हुआ है। तो बेसिकली एल नीनो एंड साउथ वेस्ट मॉनसून की यहां पर बात करनी है। देखिए वैसे तो ना मैं हमेशा कहती हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको कॉन्सेप्ट आता हो या ना आता हो, तो मैं दिखाऊंगी, हमेशा ये चीज याद रखनी है, ला नीना से याद रखना है, ये मॉनसून को लेकर आता है। जब भी ला नीना होगा इंडिया में मॉनसून ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी। इसका उल्टा जब भी एल नीनो होगा मॉनसून जो है वीक होगा, ड्रॉट लाइक कंडीशंस होंगी। याद कर लीजिए इसे। अब थोड़ा सा बेसिक मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगी। अब बेसिकली होता क्या है इन जनरल, अगर हम देखें ट्रेड विंड्स आ रही है यहां पे, राइट। अब यहां पे एक चीज समझो, मैं हर बार ये चीज बताती हूं कि जब भी आप ओशन के वाटर की बात कर रहे हैं, जो ऊपरी लेयर्स होती हैं वो वार्म होती हैं, क्योंकि इंसुलेशन एक लिमिट तक ही जो है
पेनिट्रेट करती है वाटर में। अब ऊपर वाली लेयर्स जो है वार्म वाटर से भरी हुई है। अब पानी की डायरेक्शन जिस तरफ होगी, पानी जो वार्म वाटर है इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो वही होता है कि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ होने की वजह से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है, राइट। और आप देखेंगे यहां पे ड्यू टू पेरू करंट है ना, ओशन करंट से पढ़ते हैं, पेरू करंट जो है कोल्ड होता है वाटर। तो वार्म एयर का मतलब क्या है, हवा ऊपर की तरफ जाएगी, बादल बनेंगे, बारिशें होंगी, राइट। और कोल्ड का मतलब क्या है, हवा डिसेंड करेगी, यहां उतनी रेनफॉल नहीं होगी, है ना। अब यहां पे आप एक चीज समझिए, यहां पे देयर समथिंग कॉल्ड मैस्करीन हाई, ठीक है। अब होता क्या है, इसका एक ऑफशूट जो है मैस्करीन हाई पे जाता है, जो हवाएं हैं यहाँ पे इनका एक ऑफशूट मैस्करीन हाई पे जाता है, राइट। और होता क्या है, मैस्करीन हाई पे जब हवा पहुंचेगी वहां से जो है इंडिया की तरफ जो है हवाएं जाती हैं। आप देखिए पानी मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं इंडिया की तरफ जाएंगी, बहुत ज्यादा रेनफॉल करेंगी। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है, ठीक है। अब यही कंडीशंस जब स्ट्रेंथन हो जाती हैं, दोबारा से सुनिए, यही कंडीशन जब स्ट्रेंथन हो जाती हैं, और ज्यादा वार्म वाटर होगा, और ज्यादा रेनफॉल होगी, और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ से यहाँ पे एक ऑफशूट जाएगा, और ज्यादा इंडिया में रेनफॉल होगी। तो जब नॉर्मल कंडीशन स्ट्रेंथन होती है उन्हें ला नीना कहते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जोन है इसको और ज्यादा प्रॉपर करने के लिए इसका एक ऑफशूट जो है इस तरफ भी आएगा। और अगर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करें कुछ इस तरह से होगी और आपका पूरा साइकिल बन जाएगा, राइट। इसको आप वॉकर सर्कुलेशन कहते हो। तो ला नीना के समय में वॉकर सर्कुलेशन रहती है, राइट। एल नीनो में आप देखोगे वॉकर सर्कुलेशन वीकन हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो ला नीना की कंडीशन थी, ये कब हुआ था, जब ट्रेड विंड स्ट्रांग थी। नाउ कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड विंड जब आपकी स्ट्रांग नहीं होती तो जो वार्मर वाटर यहां आना चाहिए था ड्यू टू दिस वो नहीं आता है, राइट। और ये वार्मर वाटर इस तरफ जाना शुरू कर देता है। तो अब क्या होगा, वार्म वाटर इस तरफ आ जाएगा, राइट। यहां पे वॉइड क्रिएट हो गया, तो उसे भरने के लिए नीचे से जो है कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आएगा। जब कोल्ड वाटर ऊपर आएगा तो अब यहां पे क्या हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, है ना। अब कोल्ड वार्म एयर में क्या होता है, हवा ऊपर जाती है, बारिश करती है, पर कोल्ड में क्या होगा, हवा डिसेंड हो रही है। अब जो इंडियन मॉनसून के रिक्वायरमेंट थी कि एक ऑफशूट यहां जाना चाहिए था, वही जब मैस्करीन हाई से आगे जाएगा तब इंडिया में ड्यू टू ला नीना या एल नीनो ज्यादा या कम बारिश होगी। पर अब आप देखो ये ऑफशूट होने के लिए हवा ऊपर जानी चाहिए, पर यहां पे तो हवा नीचे आ रही है। हवा नीचे आने की वजह से क्या हुआ, वो जो हमने वॉकर सर्कुलेशन बनाया था वो बना ही नहीं, वो वीक हो गया। अब यहां पे आने के लिए ऑफशूट है ही नहीं, क्योंकि हवा तो नीचे आ रही है, ऊपर जाके उस तरफ तो गिर ही नहीं रही। तो इसी वजह से क्योंकि ये ऑफशूट नहीं बनता है, एल नीनो के समय इंडिया में जो है रेनफॉल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो दैट इज व्हाट इट सेज कि यहां पे जो वॉकर सर्कुलेशन बना था अब वो नहीं बनेगा, तो वीकनिंग होगी वॉकर सर्कुलेशन की, इसीलिए जो इंडियन मॉनसून पे इंपैक्ट है वो भी वीकन होगा, राइट। और ये इस साल क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आफ्टर 7 इयर्स जो है बहुत ही प्रोमिनेंट एल नीनो ईयर इंडिया में देखा जा रहा था। तो ये जो है ये आपका जो है कंटेंट एनरिचमेंट पॉइंट है, राइट, कि जो करंट एस्पेक्ट है वो आप जरूर जो है बताएं। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया, यहां पे भी आप इस डायग्राम से बेसिक जरूर बताएं, तभी आपका कंटेंट एनरिचमेंट होगा। अगर आप एल नीनो का डायग्राम ही नहीं बना रहे हैं तो वहां पे मार्क्स जो है कटते, राइट। अब इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर आपको पता है, रेनफॉल कम होगी, ड्रॉट लाइक कंडीशंस होंगी, क्रॉप स्ट्रेस होगा, एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ेगा, व्हिच मींस फूड सिक्योरिटी में भी बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ना चाहिए, राइट। तो आपके पास 200 वर्ड है, बहुत सारा कंटेंट है, मैप को जरूर यूज कीजिए, बेहतर रिप्रेजेंटेशन जो है बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, टेम्परेट साइक्लोन्स पे शॉर्ट नोट है और उसका इंडिया पे इंपैक्ट बताना है, अगेन 200 वर्ड्स, राइट। व्हिच मींस जो शॉर्ट नोट है वो जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां से जो है अगर आपने एनसीईआरटी प्रेप की है आपको ये पॉइंट आता होगा ना। यहां पे भी अगर हम बेसिक समझने की कोशिश करें, आपके टेम्परेट साइक्लोन्स कुछ इस जोन में आ रहे हैं, यहां पर भी हमें पता है साइक्लोन्स में साइक्लिक रोटेशंस इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे हो रही हैं आप देखिए कि वेस्टर्ली जब इस तरफ मूव करेंगी यहां पे वॉइड क्रिएट हो जाएगा, इस वॉइड को भरने के लिए यहां से आपकी जो है
पोलर ईस्टर्लीज आएंगे, फिर यहाँ पे वॉइड क्रिएट हो जाएगा जिसको भरने के लिए वेस्टर्लीज इस तरफ आएंगी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं साइक्लिक रोटेशन की जो है शुरुआत हो जाएगी। अब यहां पे आपको पता है, अगर आप देखें तो दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के एयर मास आ रहे हैं। तो जब दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के एयर मास आते हैं, आप देखेंगे यहां पे फ्रंट्स की फॉर्मेशन होती है। तभी आप देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन में जो रेनफॉल होती है उसमें फ्रंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहां पे भी आप देखेंगे कोल्ड फ्रंट का बहुत ज्यादा रोल होगा, कोल्ड फ्रंट डोमिनेंट रहेगा। व्हाई? बिकॉज यहां से आप देखिए पोलर ईस्टर्लीज ठंडी हवाएं लेकर आ रही हैं, और यहां पे आप देखेंगे राइट कि जो आपके फ्रंट्स हैं वो लैंड और वाटर दोनों पे ही फॉर्म करेंगे। और जब भी हम कोल्ड फ्रंट की बात करते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट की बात करते हैं, तो आप देखेंगे इनसे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होगी। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, कोल्ड एयर जो है, कोल्ड एयर मास जो है वार्म एयर मास को धक्का देके उसकी पूरी जगह ले लेती है, और वार्म एयर मास ऊपर जाके क्लाउड्स बना के रेनफॉल करता है। सो ये बेसिक आपका टेम्परेट साइक्लोन रहेगा। हाँ, यहां पे आप ड्राइंग्स बना सकते हैं, कुछ इस तरह की मैप बना सकते हैं टू एनरिच योर आंसर। हमेशा ज्योग्राफी में ना कोई मैप, कोई ना कोई जो है डायग्राम आपने जरूर बनाना है। हाँ, इंडिया पे इंपैक्ट की बात हो तो आपने ये वाला डायग्राम जरूर बनाना है कि जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात आप यहां पे कर सकते हैं। आप बेसिकली यहां पे जो है बात करेंगे कि जब ये जो है विंटर्स में इंडिया पे इंपैक्ट लाती हैं तो पंजाब हरियाणा में रेनफॉल करती हैं, वहीं पहाड़ी रीजन्स में जाके राइट स्नोफॉल की बात होगी। प्लस हमें पता है सर्दियों में जो राबी क्रॉप्स हैं उनके लिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे कि इनसे जो निचले रीजन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, वहां पे कोल्ड वेव या डेंस फॉग भी आ सकता है, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन पोल्यूशन डिस्पोजल। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अब यहां पे जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट एनरिचमेंट पॉइंट ऐड हो सकता है। करेंटली आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज्यादा रेनफॉल हुई, तो कहा जा रहा है बहुत से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थी जिनका इंपैक्ट सिर्फ सर्दियों में देखा जाता था, उनका इंपैक्ट जो है लेटर इन द ईयर भी देखा गया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहा बहुत ज्यादा रेनफॉल होने का इंडिया में। राइट तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट जो है जरूर ऐड हो सकता है, आपका आंसर बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। राइट तो कंटेंट एनरिचमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन लास्ट क्वेश्चन, इंडिया की मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करनी है। देखिए की फीचर्स क्या है, सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट हो और अदर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज बड़े डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन हो, सो दैट इंपोर्ट्स को हम रिड्यूस करें, है ना। पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दीज माइनिंग्स उनके लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस बने, ब्रॉडली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, और इन चीजों को बनाते समय एनवायरमेंटल और सोशल कंसिडरेशंस की भी बात की जाए। तो ये जो है की फीचर्स है। अब यहां पे जो है एक क्विक कंटेंट एनरिचमेंट पॉइंट क्या हो सकता है, आप माइक्रो डायग्राम्स बना सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इश्यूज क्या हो सकते हैं। डायरेक्टली जो है ब्रॉडली आप बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे बिकॉज शब्द आपके पास अगेन 200 ही है, लेकिन आप एज अ चार्ट बना सकते हैं, उसको एज अ माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं। आप बता सकते हैं इससे जो है एनर्जी सिक्योरिटी की बात होगी, एनर्जी प्रोडक्शन की बात होगी, एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ सकती हैं, है ना। जब हम इन चीजों को जो है एक ब्रॉडर पॉलिसी की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंफ्रा बेटर होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, तो इन चीजों की बात हो सकती है। पर पैरेलली आपको पता है माइनिंग से जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, डिस्प्लेसमेंट्स हैं लोगों के, वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो कुछ इस तरह से जो है इन क्वेश्चंस को आंसर किया जा सकता था। राइट तो 200 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था और मोर देन इनफ कंटेंट है आपके पास। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि हम साल भर बहुत सारी पढ़ाई करते रहेंगे। जो है रिसेंटली हमने यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की थी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हिट हुए, फुल फ्लेज्ड कोर्स भी है उसमें भी पढ़ाई करते रहेंगे, और हर एग्जाम में जो है स्लीपी क्लासेस कंट्रीब्यूट करता रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी मेंस 2023 हिस्ट्री पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए ना यहाँ पे ना काफ़ी सारे वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, 6 क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 to 3, क्वेश्चन नंबर 11 to 13। और ना ये बड़ा ही मतलब विचित्र कोइंसिडेंस है कि यूपीएससी में भी इस बार ऐसा ही था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 3, 11 to 13 जो थे पेपर 1 के वो हिस्ट्री के थे। ठीक है, गिवन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बात कीजिए अर्ली लेटर वैदिक लिटरेचर के बारे में। आप ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा के बारे में बातें कर सकते हैं। उसके बाद उनके पार्ट्स होते हैं, हर वेदा के 4 पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यका, उपनिषद, इनके बारे में बातें कीजिए। कौन से कर्म कांड को डील करते हैं, कौन से ज्ञान कांड को डील करते हैं, कौन से रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस पे स्ट्रेस कर रहे हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बात कर रहे हैं आत्मन ब्राह्मण की। फिर इन वैदिक लिटरेचर्स में जब लेटर वैदिक टेक्स्ट में यवावृही, गोधुमा का रेफरेंस बढ़ गया है, इससे लगता है कि जो खेती वेती है वो लेटर वैदिक पीरियड में ज्यादा हो रहा है। ये सारी बातें हमने की हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इश्यू नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। द ओनली पॉइंट हियर इज कि आपको ना उस वर्ड लिमिट में केटर करना होगा। आपके पास हो सकता है काफी कंटेंट हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा वर्ड लिमिट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान पे, इन मॉडर्न एजुकेशन। होता क्या है, एक टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, है ना। तो जब आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ते हैं, सो आपको पढ़ना होगा। आप जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। फिर आप अगर होता है ना रिलीजन के बेसिस पे रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स, क्रिश्चियनिटी में, पारसी में, रहनुमाई, मस्द आसनंद सभा, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो जब भी आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे, आप मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे, आप अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि जो अलीगढ़ मूवमेंट है ये एक तरीके से रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, जिसमें वो बोल रहे हैं, बहुत लोग जो मुस्लिम समुदाय में पहले ऐसे थे कि नहीं नहीं हम ना वेस्टर्न एजुकेशन को नहीं लाने देंगे क्योंकि ये हमारे कल्चर को दूषित करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो थे ये कहते थे कि नहीं, वी नीड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अगर हमें बैकवर्डनेस हटानी है, और अभी भी एक आई थिंक रिपोर्ट आई हुई है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले, जिन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम की कंडीशन है इंडिया में वो SC/ST से भी खराब है। यू कैन रीड अबाउट इट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सो द पॉइंट हियर इज ही वांटेड टू मिक्स बोथ द थिंग्स, ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन, और इन सब के बारे में आपको बातें करनी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बातें सब करेंगे। आप बातें कीजिए मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो 1886 में स्टैब्लिश हुआ था। बहुत सारी चीजें, स्कूल बनाया इन्होंने अलीगढ़ में जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ। तो वहां पे आप ये सारी बातें जो है इसको करेंगे, और फिर कुछ एड ऑन करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, वेस्टर्न एजुकेशन प्लस जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, दोनों को वो बोलते थे कि हमें प्रमोट करने की जरूरत है, अदरवाइज जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे। और इसी फ्रेमवर्क पे आपको जो अपना आंसर है वो बनाना है। ठीक है ना, होपफुली आपने इसी तरीके से आंसर को लिखा होगा और प्रोसीड किया होगा। ठीक है ना, अगर आपके कुछ और पॉइंट्स हैं, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर, कि सर मैंने ये चीज लिखा सर सैयद अहमद खान के क्वेश्चन पे, तो यू कैन ऐड इट इन द कमेंट सेक्शन, और इससे और अच्छा होगा और वैल्यू एडिशन होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेंपल्स ऑफ नगरा स्टाइल। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नगरा, द्रविड़ा, विशारा। अब उसमें ना बातें कर सकते हैं कि यहाँ पे शिखरा होता है नगरा में, जो आपका द्रविड़ा स्टाइल है वहाँ विमाना होता है। द्रविड़ा स्टाइल में जनरली टैंक्स होते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में है, वो पेनिनसुलर रीजन है, सीजनल रिवर्स होते हैं, तो टैंक्स वैंक्स होते हैं। टैंक्स जनरली नॉर्थ इंडिया में नहीं होते हैं, ऐसा मतलब ये हमेशा होते ही नहीं है, नॉर्थ इंडिया में जनरली नहीं होते हैं। आपको साउथ इंडिया में गोपुरम्स मिलेंगे, लार्ज गेटवेज। ये जो गोपुरम का कॉन्सेप्ट है ये नॉर्थ इंडिया में थोड़ा एब्सेंट है, ये सारी बातें करनी है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया के अंदर भी काफी सारे वेरिएशन है। एक पॉसिबल ना, आप ये जो सिंपल वाला मैप देख रहे हैं नगरा स्टाइल का, इसको आप बना सकते हैं इफ पॉसिबल, और बना दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए अगर ये आप बना लेते हैं तो यहाँ पे आप बना लीजिए और फिर दिखाइए ये चीजें होती हैं यहाँ पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम स्टाइल है, नगरा स्टाइल में वेरिएशंस हैं। जो होता है ना एक थैच रूफ, या मतलब आप देखेंगे कि बंगाल का स्टाइल अलग है, जो आपका कलिंगा या उड़ीसा स्टाइल है वो अलग है। तो और वहाँ पे मंडपास को जगमोहना कहा जाता है। कहाँ पे जगमोहना कहा जाता है? कलिंगा स्टाइल में। तो अगेन द पॉइंट हियर इज कि आपके पास ना काफ़ी फॉर्डर है, तो कोशिश कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर पॉसिबल हो ये बैम्बू रूफ एटसेट्रा डायग्राम बनाने का, एटलीस्ट नगरा स्टाइल का जो बेसिक डायग्राम है इसको तो बिल्कुल बना ही लीजिए, तो बड़ा हेल्प हो जाएगा। और फिर अगर आपको कलिंगा आर्किटेक्चर बताना है तो आप बता सकते हैं। कश्मीर में वुडन आर्किटेक्चर है, तो नगरा स्टाइल के अंदर भी काफ़ी सारा वेरिएशन है। ये जो द्वेला है, पहले जो शिखरा होते थे उसको द्वेला बोला जाता था। गर्भगृह के ऊपर जो शिखरा है वो रेखा द्वेला, बाद में पूरे जो स्ट्रक्चर है उसी को रेखा द्वेला बोला जाने लगा। यह है मंडपास।
ठीक है ना। मंडपा में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए आप मंदिर घुसते हैं तो आप डायरेक्ट थोड़ी ना गर्भगृह में चले जाएंगे, पहले आप जाएंगे कहीं पे, पंडित जी बोलेंगे अरे यहाँ रुकिए जी, लाइन लगाइए। तो जहाँ पे आप लाइन लगा के खड़े हैं फिर आप अंदर जाएंगे, जहाँ लाइन लगा के आप खड़े हैं वो है मंडपा। मंडपा भी अलग अलग टाइप का होगा, अर्ध मंडपा, मुख्य मंडपा एक्सेट्रा। तो ये जो मंडपा के ऊपर आपके शिखराज हैं, ठीक है ना, ये हो गया द्वेला, पिदा द्वेला और खाखड़ा द्वेला। जो मेन जो गर्भगृह के ऊपर आपका शिखरा है उसको बोलते हैं रेखा द्वेला। पूरे आर्किटेक्चर को ही बाद में बोलने लगे द्वेला। सो ये जो रेखा द्वेला या द्वेला जो कॉन्सेप्ट है ये कलिंगा आर्किटेक्चर का पार्ट है, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो मंडपास हैं इसको बोलते हैं जगमोहना, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन है अंडरलाइन आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। अब होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को देख के ना आपको अचानक से आएगा 1857 यहाँ हुआ, साउथ इंडिया में उतना नहीं हुआ, ये वो नहीं पूछ रहे हैं वो। डायमेंशंस क्या, आइडियोलॉजी क्या क्या है इसके अंदर। अब ना ये क्वेश्चन अगेन यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। मैड सीरीज है हमारा, मीन्स अ डे सीरीज, उसमें ना हमने ये क्वेश्चन दिया था डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ 1857 रिवोल्ट। यहां से आपको पता चलेगा आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिपॉय म्यूटिनी है, मतलब सोल्जर लोगों ने रिवोल्ट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सिपॉय म्यूटिनी हो गया। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, एक मुस्लिम राजा बहादुर शाह जफर जो हैं उनको राजा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो पहले एक बस नॉमिनल फिगर थे उनको एक्चुअली में अब राजा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। अगेन ये सारे पॉइंट्स मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये एक रिलीजियस वॉर है अगेंस्ट द क्रिश्चियंस, क्योंकि क्रिश्चियंस जो लोग हैं वो ग्रीस कार्ट्रिज लेके आ रहे हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। और जो उधर ब्रिटिशर्स वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, जहां की वो खुद को बोल रहे हैं कि वो एक सिविलाइजेशन है और जो हमारा कल्चर है वो बार्बरिक कल्चर है। तो आप समझ रहे हैं ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये फ्यूडल नेचर का है 1857 रिवोल्ट। आप डायमेंशंस देखना, फ्यूडल मतलब कि कुछ लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जमींदार से उनके लैंड वैंड ले लिए गए हैं, तो एक तरीके से वो अपने प्रिविलेजेस को वापस लेना चाहते हैं और इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ लोग जैसे कि वीर सावरकर सर, उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये सारे कुछ डायमेंशंस हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, और आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, फोड़ू हो जाएगा। इवैल्यूएट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वर्ल्ड हिस्ट्री का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का क्वेश्चन है ये। और उसमें ना बातें क्या होती हैं कि जैसे जब हम बात करते हैं इसमें ना आपको पूरी क्रोनोलॉजी बनानी पड़ेगी कि नेपोलियन आए थे, नेपोलियन ने क्या किया, अराउंड 300 जर्मन स्टेट्स थे, 300 से उन्होंने 39 जर्मन स्टेट्स बनाए। उसके बाद क्या हो गया, जर्मन स्टेट्स भी एक दूसरे से ट्रेड करते थे, तो बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स थे। तो इस ट्रेड बैरियर को हटाने के लिए एक उन्होंने यूनियन बनाया जिसको बोलते हैं जॉल्वरीन। तो इसको उन्होंने, किसी ने बोला कि ये कोल एंड आयरन पॉलिसी हो गया, ठीक है ना, जॉल्वरीन बना, तो एक तरह से दोनों सारे लोग क्लोज आ गए। लेकिन अब जॉल्वरीन से ही चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्लोज आने के बाद भी बहुत सारा पोर्शन जो है, जो आपका जर्मन स्टेट है वो ऑस्ट्रिया के अंदर है, कुछ फ्रांस के अंदर है। तो कोई एक इंसान चाहिए जो कि ना इन सबको यूनिफाई करे, एक नया जर्मन स्टेट बनाए। तो प्रूशिया जो था इन सारे जर्मन स्टेट्स में वो हेड बन गया, ठीक है ना, प्रूशिया हेड बन गया। और वहाँ पे थे आपके बिस्मार्क। तो बिस्मार्क के बारे में कहा गया कि वो एक तरह से ब्रेन थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, और वो एक पॉलिसी लेके आए, बिस्मार्क की पॉलिसी लेके आए जिसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है ना। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में इन्होंने क्या किया कि 1866 से लेके 1871 के बीच में इन्होंने बहुत तगड़ा गेम खेला। ये ना एक बार ऑस्ट्रिया से लड़ते थे और ये इंश्योर करते थे कि फ्रांस उसमें दखल ना दे। फिर फ्रांस से, और इससे क्या हुआ कि प्रूशिया ऑस्ट्रियन वॉर हुआ। ऑस्ट्रिया के पास जो जर्मन टेरिटरीज थे वो उन्होंने सीज कर लिए। फिर उन्होंने फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ी, ये इंश्योर किया कि ऑस्ट्रिया न्यूट्रल रहे, और फ्रांस के पास जो जर्मन टेरिटरीज थी वो प्रूशिया का पार्ट बना लिया। और इस तरीके से जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। जर्मन यूनिफिकेशन का आप बोल्ड एग्जांपल ऐसे समझिए कि ये लोग प्रूशिया, जो फ्रेंच वॉर हुआ उसमें फ्रांस को हराया, वर्साइल एक जगह है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल आपने सुना, वर्साइल एक जगह है फ्रांस में, वहां गए और वहां पे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या जो जर्मन यूनिफिकेशन है उस प्रोसेस को पूरा किया। तो यहाँ पे यही सारी बातें आपको करनी है, कोल एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जॉल्वरीन, ये सारी बातें, और आपका रोल हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि बिस्मार्क का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली रीजन, ही इज नॉट द ओनली रीजन फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये जो जॉल्वरीन हुआ, ये जो नेपोलियन ने 300 से 39 जर्मन स्टेट्स कर दिए, इन लोगों ने भी मतलब होता है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक रोल प्ले किया है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। तो ये सारी कुछ बातें आपको यहाँ पे करनी है। फिर है रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि 562 प्रिंसली स्टेट्स हैं, बाल्कनाइजेशन का डर है, कुछ प्रिंसली स्टेट्स के पास रिसोर्सेज हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कुछ स्टेट्स हैं जूनागढ़ जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट बाउंड्री भी नहीं है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का पार्ट होना चाहते हैं। तो इसमें उनकी पॉलिसी कैसी थी, वीपी मेनन का क्या रोल था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सारी बातें कर सकते हैं कि शुरू में उन्होंने बोला कि आप मानिए, मतलब होता है ना बाल्कनाइजेशन मत कीजिए, बाद में उन्होंने
बोला कि हमें मतलब होता है ना फोर्स भी यूज करना पड़ेगा, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने मैन्यूवरिंग की, जहाँ पे नहीं होता है हैदराबाद जो है वहाँ पे अलग चीज़ें हुई, कहीं पे प्लेबिसाइट हुआ, तो बहुत तगड़े तरीके से, बहुत ही नहीं होता है वन साइज फिट ऑल अप्रोच यूज नहीं किया पटेल सर ने, और यही सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है और यही सारी बातें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है ना। कहीं कहीं इनडायरेक्ट उन्होंने थ्रेट भी दिया और ये सब चीजें करके हमारा बाल्कनाइजेशन जो है वो होने से बच गया। ये सारी बातें आपको करनी है। मेन जो इशू है जूनागढ़ का कि ये पाकिस्तान के क्लोज था भी नहीं, लेकिन बोलते थे कि सी के थ्रू हम पाकिस्तान के नेबर हैं। जम्मू कश्मीर का एक अलग इशू है, मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू राजा है। हैदराबाद का एक अलग इशू है, भोपाल जोधपुर सारे, और ट्रैवनकोर का भी एक रीजन था, वहां पे भी एक अलग इशू चल रहा था और उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया, ये आपको बातें लिखनी है, ठीक है। तो और यहाँ पे ना जैसे एक क्वेश्चन हमने भी ऐसे करवाया था कि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या था बाल्कनाइजेशन का, पैरामाउंटेसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किसी ने साइन कर दिया था, किसी के पास खुद का रिसोर्सेज था तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, सारे इश्यूज को बहुत मतलब होता है ना टैक्टिकली पटेल सर ने, वीपी मेनन सर ने इसको हैंडल किया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यू मस्ट बी हैविंग द फॉर्डर। द पॉइंट हियर इज कि इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके पास कंटेंट होगा, टाइम का एक इशू रहा होगा आपके पास, और अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की होगी तो आपको शायद ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि यार टाइम थोड़ा कम हो रहा है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, चाहे यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, आंसर राइटिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इस क्वेश्चंस को, और जो सोर्सेज मैंने बताया उसको भी एक बार देख लीजिएगा, जो यूट्यूब पे फ्री सोर्सेज पढ़े हैं उसको भी देख लीजिएगा, स्पेशली जो 1857 रिवोल्ट के डायमेंशंस वाला क्वेश्चंस था। सो दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून। यूपीपीसीएस के अंदर जनरल स्टडीज मेंस का पेपर हाल ही में हुआ और वहां इंडियन सोसाइटी से जुड़े 6 सवाल पूछे गए इन जनरल स्टडीज 1। आइए देखते हैं कि उन सवालों को आप किस तरीके से टैकल कर सकते थे और इन सवालों से आगे आने वाले स्टेट सिविल सर्विसेज एंड इवन यूपीएससी के लिए आप क्या चीजें सीख सकते हैं। पहली सीख कि इंडियन सोसाइटी एक बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जनरल स्टडीज 1 का एक बहुत बड़ा चंक होता है, उसकी जो वेटेज होती है वो काफी हद तक ज्योग्राफी जितनी ही होती है। तो आप ऐसा ना समझें कि वो बाद में कर लेंगे या जनरल आंसर लिख देंगे तो हो जाएगा, उसके लिए पॉइंट्स आपको बना के रखने पड़ेंगे और यही चीज हमने अपने कोर्सेज में भी बार बार डिस्कस की है। चलिए वापस आते हैं, क्या बात हो रही है यहाँ पे, सवाल देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस डज रीजनलिज्म क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पहला सवाल है और 8 मार्क्स का सवाल है। इसमें आप बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे लेकिन एक एक लाइन में हर चीज को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले रीजनलिज्म को डिफाइन कर दीजिए। रीजनलिज्म को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। एक ऐसी आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल मूवमेंट जो रीजन्स के कॉज को एडवांस करे, एक पर्टिकुलर कंट्री या नेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को, रीजन को प्राथमिकता या प्रायोरिटी दे, उसे रीजनलिज्म कहते हैं। या एंटायर अप्रोच एंड सेंटिमेंट को टारगेट करना ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, उसे रीजनलिज्म कहते हैं। और इंडिया के अंदर फेयर शेयर ऑफ रीजनलिस्टिक टेंडेंसीज देखी गई है। क्यों? क्योंकि इंडिया यदि एक फेडरल स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब जो इसके स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं यानी कि स्टेट्स, उनके अंदर देयर माइट बी सर्टेन एरियाज विच वांट टू असर्ट देयर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू द सेंटर। अब बॉडी यानी कि जो इसका मेन पार्ट है उसमें आ जाएंगे। कौन सी हिंड्रेंसेस क्रिएट हो रही हैं? अलग अलग टाइप के रीजनलिज्म से अलग अलग हिंड्रेंसेस क्रिएट होती हैं। तो लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म से लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म आ सकता है, यानी कि मेरी जो भाषा है या मेरे क्षेत्र की जो भाषा है वो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए एज कंपेयर टू सम अदर रीजन्स। तो महाराष्ट्र के अंदर हिंदी बोलने वाले जो यूपी बिहार से प्रवासी लोग आते हैं उनके साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। कर्नाटका के अंदर कई एरियाज में कहा जाता है कि आप कन्नड़ा भाषा जो है उसमें बात नहीं करेंगे। तो एक तो है कि एक एक्सेप्टेंस का कल्चर थोड़ा सा कम हो जाता है, वो लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म से देखा गया है। इकोनॉमिक रीजनलिज्म का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए सन ऑफ द सॉइल का कॉन्सेप्ट आ जाना, है ना। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं और आपके एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं और आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, यू आर द राइटफुल हेयर ऑफ द रिसोर्सेज, यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ द रिसोर्सेज, तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ जाती है। ये रीजनलिज्म देखा गया असम के अंदर, जब बोडोज और बाकी एसमीज पीपल एंड बाकी जो बंगाली कम्युनिटीज थी जो वहां इमिग्रेट हुई, उनके बीच में वायलेंस के तौर पे। पॉलिटिकल रीजनलिज्म यानी कि जब ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के तौर पे आ जाता है तो इसमें स्टेट्स के अंदर और स्टेट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज्यादा
लाजमी है। साथ ही साथ सिसेशनिस्ट कन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं। तो हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितनी भी रीजनलिस्टिक टेंडेंसीज हैं वो एथनिक प्लस पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आई है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल रीजनिंग में या पॉलिटिकल रीजनलिज्म में आप रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को भी डाल सकते हो। तो पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलुज रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात हो या कर्नाटका केरल के तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर डिस्प्यूट की, यू कैन पॉइंट आउट दिस थिंग इन द आंसर। साथ ही साथ कल्चरल रीजनलिज्म या एथनिक रीजनलिज्म, वही जो मैं बात कर रहा था, उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो। कार्टोग्राफिक रीजनलिज्म का मतलब है थोड़े से अगर यूनिक शब्द हैं हम यूज कर सकते हैं। मैप के लिए बाउंड्री के जो इश्यूज होते हैं उसमें भी रीजनलिज्म प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टेट्स में इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, बेलगाम के को लेके कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, है ना। तो इस तरीके के डिस्प्यूट ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऑल दीज आर हिंड्रेंसेस टू द डेवलपमेंट। लेकिन साथ ही साथ एक दो पॉइंट आप पॉजिटिव्स के भी लिख दीजिए। देखो, जब भी आप काउंटर व्यू देते हो क्वेश्चन का तो एक टेंडेंसी होती है एग्जामिनर की ये समझने की कि आप दोनों पक्ष समझ सकते हो, आप में ये सहिष्णुता है, ये टॉलरेंस है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये कि यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द पार्टीज। तो यहां पे आप बताओगे कि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं तो उससे रीजनल इश्यूज हाईलाइट होते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स एक अच्छी चीज है क्योंकि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑल दीज आर लिंग्विस्टिक स्टेट्स विच इज अ गुड थिंग फॉर दैट स्टेट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो एक तरीके से अगर रीजनलिज्म को मैनेज किया जाए तो रीजनलिज्म एक अच्छी चीज है। अगर उसको सही तरीके से इंडियन फेडरलिज्म के अंदर अकोमोडेट किया जाए तो वो अच्छी चीज है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज, उसके कल्चर को प्राउड होना कोई बुरी बात नहीं होती है। ओनली व्हेन इट गोज आउट ऑफ हैंड, ये सब में चला जाता है, तब वो प्रॉब्लमैटिक है। तो कंक्लूड कैसे करोगे? भारत के फेडरेशन का जो टेम्परामेंट है वो यूनियन की तरह रहा है, हमें उसे फेडरेशन की तरह लेके जाना चाहिए, ठीक है। और फेडरेशन के अंदर हम ऑटोनॉमी और डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स अगर करते रहें तो कभी भी रीजनलिज्म टेंशन क्रिएट नहीं करेगा अगेंस्ट द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग? देखो, इसमें आपके एग्री या ना करने से कुछ नहीं होता, ये तो डेटा वाली बात है ना, स्टैटिस्टिकल नॉलेज वाली बात है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट हम सब पढ़ते हैं। जब भी हम विमेन या गवर्नेंस, सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि हम एनसीआरबी की रिपोर्ट जरूर पढ़ें। जब भी हम भी अपने कोर्सेज में, मेंस के कोर्सेज में डिस्कस करते हैं, वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट द डेटा फ्रॉम एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां देवी दासी डिकोटमी है, ठीक है। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अगर आप यूज करते हो तो आपका सोशल एस्पेक्ट या सोशल सेंसिटिविटी नजर आती है। देवी दासी डिकोटमी का मतलब कि यहां महिलाओं की पूजा होती है, वर्शिप होती है एज गॉडेसेस, बट बहुत सी महिलाओं को वायलेंट क्राइम्स का सामना करना पड़ता है जिससे वो दासी यानी कि स्लेव की तरह भी फील कर सकती हैं। रीसेंट स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं, और ये 2021 की एनसीआरबी रिपोर्ट है, कि 15% इंक्रीज क्राइम अगेंस्ट वुमेन में देखा गया। तो स्टैटिस्टिकली यू हैव टू एग्री दैट द क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड। उसके बाद अब इसका एनालिसिस करोगे। अब क्योंकि ये 8 मार्क्स का है तो आप बहुत ज्यादा इसमें एनालिसिस नहीं करोगे कि क्या कॉजेज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप पहले बताओगे, अपना पक्ष रखोगे। तो एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो परसेंटेज है वो 56% से 64% बढ़ा पर 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब पर 1 लाख पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। और काफी सारे क्राइम जो होते हैं वो रिलेटिव्स या क्लोज एसोसिएट्स के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, ऐसा एनसीआरबी कहता है। अब आप कहोगे सर हमें परसेंटेज कहां याद रहेगी? जरूरत नहीं, इनमें से सिर्फ 1% याद रख लो, बाकी आप सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस बता दो, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम। डेटा सारा का सारा रट्टा मारना और उसे एग्जाम के अंदर रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। तो आई अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, बट आप उसमें से कुछ सिलेक्टिव डेटा जो है बस वही इस्तेमाल करें, बाकी कंपैरेटिव बातें लिख लें। अब जो ये वायलेंस है ना, या जो क्राइम है, ये बहुत फॉर्म्स में देखी जाती है। तो आप इसका एक फ्लोचार्ट सा बना के बता सकते हो कि देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो शायद क्राइम की कैटेगरी में नहीं आते, दे मे नॉट बी अंडर क्राइम, ठीक है। जैसे साइकोलॉजिकल वायलेंस, जैसे फाइनेंशियल वायलेंस, प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स जो नहीं मिलते हैं कई बार वुमेन को बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर, स्पिरिचुअल वायलेंस, फोर्सिबल कन्वर्जन, है ना, अगर धर्म परिवर्तन फोर्सिबली होता है ना, तो स्पिरिचुअल वायलेंस उनके ऊपर कंडक्ट की जाती है, ये भी देखा गया है। अब आपने इस आंसर को कंप्लीट कैसे करना है? कंप्लीट ऐसे कि मैं ही नहीं, सरकार यानी कि अथॉरिटीज भी समझती हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है।
जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं। जनरल ट्रेंड अगर घटने की तरफ होता तो ये सारे कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जनरल ट्रेंड इज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग क्राइम एंड दैट इज व्हाई यू विल राइट अबाउट दीज इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, 8 मार्क्स के अंदर इससे ज्यादा कहानी आप नहीं लिख सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप बस इस बात को याद रखना। हाँ, अगर ये पॉइंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा, एक एक लाइन इसके बारे में लिख दोगे तो भी चलेगा, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट डालने की कोशिश करोगे, ना कि सेंटेंसेस बड़े बड़े कंप्लीट। सिमिलरली अब आ जाते हैं 12 मार्क्स के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझ लिए। हाउ डिड इंडियन कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। अब आपका जो संस्कृति है, आपके जो कंट्री के कल्चर के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, उन्होंने विश्व के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर क्या असर डाला कोरोना पेंडेमिक के दौरान। तो शुरुआत, इंट्रोडक्शन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस कि आर सिविलाइजेशन हैज बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल अफेयर्स, चाहे वो बुद्धिज्म हो, वैदिक नॉलेज हो, इंडियन लिटरेचर हो, म्यूजिक हो, डांस फॉर्म्स हो, क्विजीन हो, ये हमेशा ही पॉपुलर रही है बाहर। लेकिन अब कोविड पेंडेमिक एक ऐसा समय था, कोविड पेंडेमिक, एक और लाइन लिख सकते हो, कोविड पेंडेमिक वाज सच अ टाइम वेयर एवरीवन वाज ग्रास्पिंग फॉर द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ मतलब कुछ भी उनकी सहायता के लिए, मदद के लिए उन्हें मिल जाए वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न साइंस की लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न साइंस की लैक ऑफ एबिलिटी टू टैकल द डिजीज लेड द पीपल मोर towards a spiritualistic mindset, towards a more healing mindset, towards a more preventive mindset, और यहां पे इंडियन कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चाहे वो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, उनको काउंटर करने के लिए योगा और मेडिटेशन और भी पॉपुलराइज हुआ बहुत सारे देशों में, है ना। इंडियन क्विजीन जैसे कि टर्मरिक का इस्तेमाल करना खाने में, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज वाले जो फूड होते हैं उनको इस्तेमाल करना, ये हमारे आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में पहले से ही था। वसुधैव कुटुंबकम, सो इंडिया हैज ऑलवेज प्रमोटेड दैट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम, हम एज अ कैरेक्टर ग्लोबल हैं, ग्लोबल सिटीजन्स हैं और हमें एक दूसरे की हमेशा सहायता करनी चाहिए। ये हमने वैक्सीन मैत्री से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, जब हमने पड़ोसियों को, अपने आसपास के जो कंट्रीज थे उसके साथ साथ बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज को भी हमने वैक्सीन जो है वो दी, प्रोवाइड की। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्मेंसेस और ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, चाहे वो कॉन्सर्ट्स हों, है ना, ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स के थ्रू, या क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांसिंग, ये भी बहुत प्रोमिनेंट हुई। नमस्ते का कल्चर जो हमारा ग्रीटिंग का कल्चर है, आपने देखा होगा। इवन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, मान लीजिए जनरल स्टडीज में पेपर ऐसा ही बनाते हैं कि अगर नहीं भी पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो आप जो मीनिंगफुल वहां पे रहेगा। सो आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे जो ग्रीटिंग्स होती थी वो मोस्टली इस तरीके से नमस्ते की जाती थी, विच वॉज ऑल्सो साइंटिफिकली बैक्ड, बिकॉज द ट्रांसफर of germs or the transfer of the virus could be restricted if you replaced handshake with a namaste, है ना। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ओवर कंजम्पशन के ऊपर फोकस ना करते हुए, ओवर इंट्रैक्शन के ऊपर फोकस ना करते हुए थोड़ा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जिया जाए, ये भारत में हमेशा से एक अच्छे व्यक्तित्व का, कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है, सात्विक तरीके से जीना। तो ये सारी चीजों का इंपैक्ट आपको कोरोना पेंडेमिक के दौरान दिखा। ये इनमें से कुछ 4-5 भी आप मेंशन कर दोगे तो आपका आंसर काफी हद तक सही रह जाएगा। 4th क्वेश्चन, इवैल्यूएट द रोल ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशंस इन विमेन एम्पावरमेंट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आप पढ़ते ही हो, हर बार जब भी सोसाइटी पढ़ते हो तो आप विमेन एम्पावरमेंट भी पढ़ोगे, विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ोगे। आपके लिए एक हिंट ये है कि एम्पावरमेंट की डेफिनेशन ज्यादातर लोग याद नहीं करके जाते, आप इसे रट्टा मार के चले जाइए, है ना। जहां जहां पे हम दूसरे व्यक्ति पे एज ले सकते हैं लेने की कोशिश करेंगे, बाकी सब लोग जो है बहुत ही सिमिलर आंसर्स लिखते हैं, लेकिन वेयर यू कैन मेक इट स्टैंड आउट you have to attempt that. So empowerment is the process of enhancing the capacity of individual. तो women empowerment will be women. तो women की capacity बढ़ाना ताकि वो choices अपने हिसाब से कर सके और उन choices के बेस पे action ले सके, है ना। दिस इज सिंपली एम्पावरमेंट, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है, नहीं। टू एनेबल द पीपल टू मेक चॉइस एंड टू कन्वर्ट दैट चॉइस इनटू एक्शन, बस। तो वर्ल्ड बैंक के तहत, ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक के तहत विमेन एजेंसी या विमेन की चॉइस कहां कहां
फोकस्ड होनी चाहिए। एक, वायलेंस से फ्रीडम मिलने पे, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, तीसरा कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ लैंड एंड हाउसिंग मतलब मटीरियल रिसोर्सेज के ऊपर, और चौथा वॉइस एंड कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, यहां से आप शुरुआत करोगे, फिर आपने इवैल्यूएट करना है विमेन ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये अज्यूम किया जा रहा है क्योंकि इंडियन सोसाइटी है तो इंडियन सोसाइटी के बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं करेंगे, है ना। तो प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस दो पार्ट में डिवाइड कर दो। प्री इंडिपेंडेंस में विमेन ऑर्गेनाइजेशन में आप विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस को प्राथमिकता दोगे। यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज वगैरह, बट मेरे हिसाब से यहां विमेन लेड और विमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स, ठीक है, एम्पावरमेंट, ये सारे जितने भी है वो आपने यहां पे पॉइंट आउट करने हैं कि इन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनका जो रोल है उसको आप चार भाग में डिवाइड कर दो। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है, और हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, तो ये सारी के सारे पॉइंट्स आप यहां पे बता सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया है। एडवोकेसी ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, इकोनॉमिकली सेवा, कुडुम्बश्री विद एग्जाम्पल आप प्रोवाइड करोगे। दिस इज वेरी जेन्युइन, है ना, जेन्युइन है, बहुत ही जेन्युइन पॉइंट्स इसके अंदर आप लिख सकते हो। वायलेंस विक्टिम्स के लिए जैसे एसिड सर्वाइवर्स के लिए विमेन वेलफेयर फाउंडेशन है, और इस तरीके से आप एग्जाम्पल दोगे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपने बता दिया कि ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने पॉजिटिव रोल प्ले किया है, भूलना नहीं कि आपसे इवैल्यूएशन मांगी गई है। तो क्या आपको लगता है कि इनका जो रोल है वो विमेन एम्पावरमेंट को 100% अपनी चरम सीमा पर ले जा चुका है? द आंसर इज नो, इट हैज नॉट बीन एबल टू डू दैट। और वो भी आप पॉइंट आउट करोगे कि अभी भी इंडिया ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बहुत नीचे है। अभी भी जो है ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स, विमेन की ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स की जो ओनरशिप है वो बहुत कम है। अभी भी जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, जो अपने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, वो यहां पे इस्तेमाल करोगे। तो अभी और काम करना बाकी है, ये आउटलाइन आपने देनी है। इफ यू डोंट डू दैट, यू आर नॉट इवैल्यूएटिंग इट। ठीक है, खासतौर पे जो यूपीएससी के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो ये पता ही होता है कि इवैल्यूएशन में आपने ये भी बताना है कि कहां कमी रह गई है उनके काम में। दैट ऑल्सो यू हैव टू पॉइंट आउट। ठीक है, देन एंड में आप एसडीजी, है ना, एसडीजी 4, 5 जितने भी इक्वालिटी वाले हैं, 6 है जो इक्वालिटी वाला, वो वहां पे मेंशन कर सकते हो और उससे क्लोज कर सकते हो। अर्बनाइजेशन की प्रोसेस में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन क्या है? डेवलपमेंट और डेवस्टेशन। आपने अपने व्यूज बताने, ये व्यूज मैं डिस्कस कर चुका हूं ड्यूरिंग द वन ऑफ माई सेशंस इन अर्बनाइजेशन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। वहां अर्बनाइजेशन को डिफाइन भी करवाया था। ठीक है, क्योंकि पता ही है लो हैंगिंग फ्रूट है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, विमेन, ये तीन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो अर्बनाइजेशन से क्या फायदे होते हैं ये भी बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, कि इकोनॉमिक फायदे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल कल्चरल एक्सचेंज, है ना, ये सारे फायदे मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। प्लीज वो वीडियो एक बार ही देख लेना, इवन आपके यूपीएससी मेंस में काम आएगा। ठीक है, अब बहुत चैलेंजेस भी ओवर अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस हैं, हाउसिंग के चैलेंजेस हैं, है ना, रेट्रोफिटिंग के चैलेंजेस है, स्लम एरियाज जो हैं वो बन जाते हैं, इवन मार्जिनलाइजेशन होता है। स्लम एरिया मतलब मार्जिनलाइजेशन, है ना, स्लम एरिया मतलब डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड देखा जाता है कि आप एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी उनको समझते हो कि स्लम एरिया में रहता है यार, इसकी तो सोच ही ऐसी होगी। ये कल्चरल प्रॉब्लम है सोसाइटी में, इन चीजों को हाईलाइट करोगे आंसर के अंदर, है ना। सो इल डिजाइनिंग फॉर मोबिलिटी, बेंगलोर बेस्ट एग्जाम्पल ये, ठीक है, बेंगलोर की भी एग्जाम्पल मैंने वहां प्रोवाइड की थी। ये देखो, अब देखो, कल ही आपने देखा होगा बेंगलोर में एक ऐसा आउटर रिंग रोड पे ट्रैफिक जाम लगा कि बच्चा सुबह स्कूल गया और रात को 12 बजे वापस आया, और ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी का हाल है। तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये मार्चेटी कांस्टेंट क्या होता है उसके लिए वीडियो देख लेना, मैंने वहां एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बेंगलोर का बहुत ही खराब है ये। तो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज जो हैं वो ओवर अर्बनाइजेशन के शिकार हैं। तो ऑल द प्रॉब्लम्स आर देयर, यू जस्ट हैव टू लिस्ट देम आउट इन दिस आंसर। और आपको ऐसा लगता है, एंड में ये लिखोगे कि यू थिंक कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू एसडीजी 11, है ना, सिटीज को अफोर्डेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेंटर बनाना है, तो अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा काम करना बाकी है, बस। और क्वेश्चन नंबर
6 जो आखिरी क्वेश्चन था वो इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर था। ये इंटरनल माइग्रेशन मैंने अपने क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। जब मैं सोशल इश्यूज डिस्कस कर रहा था वहां पे मैंने ये डिस्कस किया था कि जब माइग्रेशन का सवाल आए एक सेट टेम्पलेट आपके पास होना चाहिए। क्या? 2 या 3 डेटा आपके पास तैयार होने चाहिए कि इंडिया में कितने परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट्स हैं या कितने करोड़ माइग्रेंट्स हैं इंटरनल। तो अगर सेंसस 2011 की बात करें तो 45.6 करोड़ माइग्रेंट्स हैं। दिस विल बी डेफिनेटली मोर व्हेन द न्यू सेंसस कम्स। इसके अलावा एक रिपोर्ट आती है मोस्पी की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें माइग्रेशन इन इंडिया की स्टैटिस्टिक्स दी गई है 2020-21 का, है ना। तो उसमें से भी 1-2 डेटा आप कलेक्ट करके रख लें। कभी भी पेपर होगा आज से 1-2-3 साल बाद, वो ये डेटा इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। यू कैन यूज दिस डेटा। हाँ, सेंसस अगर हो गया तो हो सकता है कि यू विल हैव टू चेंज इट। एनीवेज, तो व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज? कॉजेज में हमेशा हम बात करते हैं पुल फैक्टर्स की और पुश फैक्टर्स की। वी ऑलवेज टॉक अबाउट पुल फैक्टर्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट पुश फैक्टर्स, है ना। तो जो चीजें आपको शहर की प्रति आकर्षित कर रही हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आकर्षित कर रही है, जॉब्स आकर्षित कर रहा है ना, हायर इनकम आकर्षित कर रही है, लाइफस्टाइल आकर्षित कर रहा है, वो सब आप लिखेंगे। एंड पुश, क्या पुश कर रहा है? एग्रीकल्चर जो स्टैग्नेशन है वो पुश कर रहा है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है ना। लैक ऑफ अदर ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। ये सारी चीजें, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन शहर, लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज इन विलेजेस, तो ये सब आपके पुश फैक्टर्स हैं। पुश फैक्टर बात हो गई। अब कॉन्सिक्वेंस की बात आती है। कॉन्सिक्वेंस में 2 टेम्पलेट है, एक सोर्स पे क्या कॉन्सिक्वेंस है, दूसरा डेस्टिनेशन पे क्या कॉन्सिक्वेंस है। जहां से आप आए हैं उस पे क्या असर पड़ा है माइग्रेशन का, उसके पॉइंट लिखेंगे। फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओल्ड एज या एल्डरली का डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाना, गवर्नमेंट का और भी कम फोकस होना क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कम हो गई है, तो वहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल क्यों खोलेंगे, है ना। तो लैक ऑफ लिंकेज बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, घोस्ट टाउन्स देखे जाते हैं। तो जैसे आप अब पंजाब में जाएंगे तो पंजाब के इनर रिमोट विलेजेस में जाओगे, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी बंगले से बने हुए हैं, लेकिन कोई रहता नहीं है वहां पे, है ना। तो वहां का जो वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का, वो सोर्स पे प्रॉब्लम है। डेस्टिनेशन की अलग प्रॉब्लम है। वो सभी प्रॉब्लम जो अर्बनाइजेशन में पड़ी वो सारी डेस्टिनेशन की प्रॉब्लम्स हैं। सो अल्टीमेटली अगेन इंटरनल माइग्रेशन जो है सोर्स पे अलग प्रॉब्लम डालता है, डेस्टिनेशन पे अलग प्रॉब्लम डालता है, जो माइग्रेंट खुद है उन पे अलग। माइग्रेंट्स का राशन मिलना, माइग्रेंट्स के वोटिंग राइट्स, माइग्रेंट्स का रिवर्स माइग्रेशन करना, है ना। कोविड के टाइम पे देखा गया कि इनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास पहचान पत्र वगैरह नहीं है। सो ऑल दीज फैक्टर्स विल बी देयर। इनफॉर्मलाइजेशन हो गई है। तो ऑल दीज फैक्टर्स में से कोई भी आप 5-5 फैक्टर लिख दो, 3-3 फैक्टर और कॉन्सिक्वेंस लिख दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब इसी तरीके से आप अगर टेस्ट सीरीज का पार्ट रहते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ऑलरेडी बिफोर गिविंग द एग्जाम यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम तो बड़े टेढ़े पेचीदा और मुश्किल सवाल डील करते हैं। तो तैयारी जितने हाई लेवल की करोगे उतना ही मेंस में आपका फायदा होने वाला है। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर प्रीलिम्स बट दिस इज डेफिनेटली ट्रू फॉर द मेंस। तो यहाँ पे यूपीपीसीएस के लिए आपका प्रहार बैच जो है वो शुरू हो चुका है। प्रीलिम्स प्लस मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको करवाई जाएगी। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी पे जरूर संपर्क कर सकते हैं, और हम आपकी जो सहायता होगी, जो मदद होगी, वो करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू एंड आई होप आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी।